बंगाल इलेक्शन के बाद टीएमसी की ये गति होगी या कहीं ये दुर्गति होगी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये मोदी जी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, इस पर काम कर रहे थे वो। तो मोदी जी को जब कोई पर्सनली हर्ट करता है तो फिर वो बौखला जाते हैं या कहें उनका दिमाग सनक जाता है। राजनीतिक दलों को लग रहा था कि हम ये बिल गिरा के बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं, मोदी को परास्त करने जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये वो व्यक्ति है कि हार तो इससे स्वीकार ही नहीं है। अगर गलती से इसके जीवन में हार आ गई तो उस हार को कैसे जीत में कन्वर्ट किया जाए बखूबी उसको आता है। तो ममता बनर्जी की जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स या कहें शॉर्टकट पॉलिटिक्स थी वोट लेने की, वो बीजेपी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी या कहें चुनाव आयोग ने ध्वस्त कर दी। ऑपरेशन लोटस बंगाल में इसलिए सफल हुआ क्योंकि जो व्यक्ति उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है वो पहले से ही टीएमसी का राइट हैंड था, ममता बनर्जी का। तो बंगाल का व्यक्ति, नेता कहे या व्यक्ति कहे, इतना शातिर है कि वो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है। जो हार बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन में यूपी में देखी है उसको वो दोबारा रिपीट नहीं देखना चाहते। उसके लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सब कुछ करेगी। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन किया या अपना साथ देने की कोशिश की किसी पार्टी को, क्षेत्रीय दल को, उसका संपूर्ण विनाश हो गया है। तो अब नरेंद्र मोदी से 2029 का वेट नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि आगे का पता नहीं, क्योंकि जो 2024 के इलेक्शन से पहले जो कह रहे थे अब की बार 400 पार, तो वो 240 पर अटक गए। तो उन्हें लगता है हमें जो कुछ भी करना 2029 से पहले ये जितने भी बड़े बड़े बिल लाने उनको फारिग कर दे, उसके बाद हम एक नई रणनीति के साथ 2029 का इलेक्शन लड़ेंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सांसद भ्रष्टाचारी है, कौन सा जो भी है, क्या उस पर आरोप लगे रहे। उन्हें सिर्फ नंबर चाहिए। अभी फिलहाल मोदी को नंबर की ज़रूरत है। ये सारा खेल नंबर्स का है, तो मोदी को नंबर चाहिए क्योंकि नंबर से ही बिल पास होंगे। आज के समय में भारतीय राजनीति में भूचाल आया हुआ है। जहां देखो क्षेत्रीय पार्टियां टूटती जा रही हैं, बिखरती जा रही हैं, विखंडन होता जा रहा है उनका। और इसका सीधा सीधा आरोप भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी जी और अमित शाह पर लगाया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है क्षेत्रीय दलों के द्वारा कि ये ऑपरेशन लोटस चल रहा है, जिसके तहत नरेंद्र मोदी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको ख़त्म करने पर तुली पड़ी हैं। कोई भी क्षेत्रीय दल हो तो उनको विधायक तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उनके घर पर ईडी सीबीआई के छापे पड़वा दो या उन्हें डराओ धमकाओ। अब ये बात कितनी सच है ये तो आप लोग ही बताएंगे। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी टूटी है, मतलब आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा के सांसद टूट के बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उससे तो यही लगाया जा सकता है कि भाई कुछ न कुछ बीजेपी का ही खेल चल रहा है। अब वहीं बंगाल इलेक्शन के बाद टीएमसी की ये गति होगी या कहीं ये दुर्गति होगी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। ममता बनर्जी अब तक की जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं हमारे देश में, सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर उनमें से साबित हुई, या कहें सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर मानी जाती थी। वो ना प्रधानमंत्री के आगे झुकी, ना बाकी किसी अन्य राजनीतिक दल या एजेंसियों के आगे झुकी। यहाँ तक कि ईडी सीबीआई के लोग अगर बंगाल में कहीं छापा मारने आए उनके संसाधनों पर या उनके ऑफिस पर, तो वहाँ जाके सामने जाके खड़ी हो गई खुद। इस बात से लोगों को यकीन था कि भाई ममता बनर्जी तो भाई घुटने नहीं टेक सकती है। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट आया, तो उसने ममता बनर्जी की पूरी बिसात को ध्वस्त कर दिया। पूरी ममता बनर्जी ही नहीं, उनके भतीजे को तो बिल्कुल नहीं ख़त्म कर दिया, साथ ही साथ पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया। पार्टी के 80 में से 60 के प्लस विधायक टूट के अलग हो गए और वो परोक्ष रूप से बीजेपी के सपोर्ट में ही आ गए हैं। अब सुनने में आया है कि टीएमसी के 2/3 से ज़्यादा सांसद भी टूट के अलग हो चुके हैं। अब वो टूटने के बाद या तो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर कोई अपना अलग राजनीतिक दल बनाएंगे, या कहें कि टीएमसी पर अब किसी ऐसे व्यक्ति का कब्जा होने जा रहा है
जो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में होगा। ये बात देखने को मिल चुकी है। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे की जानने की बजाय बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि बंगाल इलेक्शन के टाइम मोदी जी महिला आरक्षण बिल लेके आए थे और साथ में परसिमन बिल भी लेके आए थे। तो विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। उसको 2/3 बहुमत से पास होना था लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में ही वो बिल गिर गया, वो पास नहीं हुआ। और ये मोदी जी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, इस पे काम कर रहे थे वो। तो मोदी जी को जब कोई पर्सनली हर्ट करता है तो फिर वो बौखला जाते हैं, या कहें उनका दिमाग सनक जाता है। और वो फिर उन्होंने अपना गेम शुरू किया। हालांकि मोदी जी की ऐसी इंटेंशन नहीं है कि भाई कोई ऐसा काम करे जिससे देश की जनता के हित में ना हो। वो जनता के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन जनता का हित करते करते राजनीतिक दलों के हित की अवमानना हो जाती है, और जिससे राजनीतिक दल परेशान हो जाते हैं। राजनीतिक दलों को लग रहा था कि हम ये बिल गिरा के बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं, मोदी को परास्त करने जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये वो व्यक्ति है कि हार तो इसे स्वीकार ही नहीं है। अगर गलती से इसके जीवन में हार आ गई तो उस हार को कैसे जीत में कन्वर्ट किया जाए बखूबी उसको आता है। उस चीज का काम मास्टर है, मास्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो वो बिल गिरा था उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपना स्पीच भी दी थी, जिसमें कहा था कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण था, इसमें कोई शक नहीं है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब वो बंगाल इलेक्शन में भुगतना पड़ा है, क्योंकि अब तक जो बंगाल में इलेक्शन होते आए थे उसमें नॉर्मल बंगाल की पुलिस लग गई और थोड़े बहुत केंद्रीय बल लगा दिए। इस बार क्या हुआ कि पूरा का पूरा बंगाल इलेक्शन केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में हुआ। बंगाल पुलिस नाम मात्र के लिए सिर्फ थी, बाकी एक तरह से कहें बंगाल पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बलों को पीछे से बैकअप दे रही थी। तो जहाँ सुरक्षा एजेंसियां सेंटर की होंगी तो फिर वहाँ तो धांधली करना मुश्किल हो जाएगा, और वही हुआ। ममता बनर्जी जी की जो स्ट्रेटजी थी वो पूरी की पूरी फेल हो गई। उनकी सीधी स्ट्रेटजी थी कि जो टीएमसी को सपोर्ट नहीं करते, टीएमसी को वोट नहीं देते, उनको वोट डालने जाने नहीं देना है। लेकिन सुरक्षा बलों ने ऐसा नहीं होने दिया और एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर घर से निकाला और वोट डलवाया, और वो सीधा वोट बीजेपी के खाते में गया। तो ममता बनर्जी की जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स या कहें शॉर्टकट पॉलिटिक्स थी वोट लेने की, वो बीजेपी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी, या कहें चुनाव आयोग ने ध्वस्त कर दी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की ये बुरी तरह हार हुई। हार के बाद फिर तो भाई मोदी जी को अपनी खुंदक निकालनी है, फिर ये ऑपरेशन लोटस चालू हुआ। अब ऑपरेशन लोटस बंगाल में इसलिए सफल हुआ क्योंकि जो व्यक्ति उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है वो पहले से ही टीएमसी का राइट हैंड था, ममता बनर्जी का। शुभेंदु अधिकारी एक समय ममता बनर्जी के राइट हैंड थे, लेकिन जब किसी का तुम सीधा हाथ ही उखाड़ के अपने हाथ में ले लोगे तो बंदा अपाहिज हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकता है। और वही हुआ, शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के सारे काले चिट्ठे पता थे, उनकी सारी हरकतें पता थी। उन्हें सिर्फ केंद्र के सपोर्ट की जरूरत थी, वो सपोर्ट मिला, वो हुआ और बंगाल का इलेक्शन उन्होंने अच्छे से अपने कब्जे में किया। उसके बाद फिर नंबर आया पार्टी का, तो पार्टी के सबको पता था कि टीएमसी के जितने भी विधायक सांसद हैं उन पर करप्शन के चार्जेस लगने वाले थे। तो बंगाल का व्यक्ति, नेता कहे या व्यक्ति कहे, इतना शातिर है कि वो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है। जो व्यक्ति कांग्रेस काल में सत्ता में थे वही व्यक्ति जब कम्युनिस्टों की सरकार आई बंगाल में तो उसमें शामिल हो गए। जब कम्युनिस्टों को बंगाल से ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका तो फिर वो ममता बनर्जी की पार्टी में आ गए। अब उन्होंने लगा कि भाई अब ममता बनर्जी तो हिल गई, इनका पूरा का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। इन्होंने कोशिश की अब हमें बीजेपी में जाना चाहिए, लेकिन
बीजेपी सातिर निकली। बीजेपी ने पहले ही उनके राइट हैंड को ले रखा था, तो बाकी के चंपुओं की बीजेपी को ज़रूरत नहीं थी, टीएमसी के। तो उन्होंने राइट हैंड को पहले ले रखा था 5-7 साल पहले, तो उससे काम कराया और उसी से पूरी टीएमसी का सत्यानाश करवा दिया। अब जितने भी उनके एमएलए आए हैं 80 के लगभग, वो उनमें से 2/3 टूटकर 60-65 के लगभग बीजेपी के साथ कहे या फिर टीएमसी से बिल्कुल अलग हो गए, और उन्होंने एक तरह से टीएमसी पे कर लिया कब्जा। तो ये हाल हुआ टीएमसी का महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। राघव चड्ढा पहले से ही क्रांतिकारी मोड में थे। वो कहीं न कहीं एक घुटन महसूस कर रहे थे आम आदमी पार्टी में, इसलिए वो पार्लियामेंट में वो मुद्दे नहीं उठा रहे थे जो मुद्दे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चाहते थे उठाए। राघव चड्ढा नहीं उठा रहे थे, वो सामान्य ज्ञान की बातें दे रहे थे, सामान्य मुद्दे आम आदमी की समस्याओं को उठा रहे थे। कहीं कुछ हद तक वो ठीक भी था, लेकिन वो मौके की तलाश में थे। बीजेपी ने उनके ऊपर हाथ रखा और उन्होंने 10 में से 7 सांसद तोड़ लिए, अपने साइड कर लिए। अब आम आदमी पार्टी के 10 में से केवल 3 सांसद बचे हुए हैं, अब वो सातों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। 2 पार्टी टूट गई। शिवसेना पहले टूट चुकी थी क्योंकि उसने बीजेपी से बगावत की, और बगावत का नतीजा ये हुआ कि पार्टी की पार्टी चली गई, सिंबल भी चला गया। शरद पवार की पार्टी, उसको तोड़ दिया, ठीक है, वो भतीजे के हाथ में दे दी थी। अब भतीजा नहीं रहा, वो अलग बात है। अब नंबर आता है वो यूपी इलेक्शन का। यूपी इलेक्शन में क्या होने वाला है सबको पता है, क्योंकि जो हार बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन में यूपी में देखी है, उसको वो दोबारा रिपीट नहीं देखना चाहते। उसके लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सब कुछ करेगी, और कहीं न कहीं इसके लिए अखिलेश यादव भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि न चाहते हुए भी वो कांग्रेस का सपोर्ट लेंगे। और जहां कबीर मठा को जाए, भैंस पड़ा दोनों मर जाएं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन किया या अपना साथ देने की कोशिश की किसी पार्टी को, क्षेत्रीय दल को, उसका संपूर्ण विनाश हो गया है। तो यूपी में मुझे नहीं लगता कि 2027 के इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी जो अभी जिस स्थिति में वो उस स्थिति में रहेगी, क्योंकि फिर उसके बाद असली खेला शुरू होगा बीजेपी वालों का 2029 के लिए। उसमें भी तोड़ फोड़ करेंगे। हालांकि बीजेपी पहले कोशिश कर चुकी है समाजवादी पार्टी को तोड़ने की, लेकिन शिवपाल चचा जाते जाते वापस आ गए। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी अभी बची हुई है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि क्या भारतीय राजनीति में सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम होने वाला है या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम ही रहेगा। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कहें या फिर जिसका भी नाम लें, क्षेत्रीय दलों को तोड़ती जा रही है, उनको खंडित करती जा रही है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में क्षेत्रीय दल अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं इलेक्शन में, या उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। वो टूट के मजबूरी में उन्हें या तो बीजेपी के साथ शामिल होना पड़ेगा या फिर राहुल गांधी के साथ जाना पड़ेगा। और मोदी जी को पता है कि राहुल गांधी जब तक है तब तक उनकी ऐश है, बल्ले बल्ले है। राहुल गांधी के रहते रहते बीजेपी जितनी प्रोग्रेस करना चाहती है उतनी प्रोग्रेस कर ले, जिन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती है उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। जिस दिन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कोई गैर गांधी नेहरू फैमिली का व्यक्ति करेगा, उस दिन कांग्रेस का अराइज शुरू होगा। लेकिन ऐसा होने में मुझे नहीं लगता कि अभी 10-15 साल से कम लगेंगे, क्योंकि जब तक ये राहुल जी हैं सक्रिय राजनीति में तब तक तो कुछ नहीं हो सकता कांग्रेस का। और कांग्रेस अपने साथ साथ ये क्षेत्रीय दलों को भी ले डूबेगी। तो बीजेपी जो क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ रही है, उनके सांसदों को अपने कब्जे में कर रही है या कहीं अपनी तरफ मिला रही है, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी। क्योंकि नरेंद्र मोदी के कुछ वादे हैं या कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे उन्हें काम करना है और कानून बनाना है। तो उन कानून को बनाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।
जैसे आपका परसिमन वाला बिल हो गया और ये महिला आरक्षण वाला हो गया, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, और भी कुछ बड़े बड़े हम तो प्रोजेक्ट ही बोलेंगे बीजेपी के लिए, उन पे काम करना है। तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो अब नरेंद्र मोदी से 2029 का वेट नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि आगे का पता नहीं, क्योंकि जो 2024 के इलेक्शन से पहले जो कह रहे थे अब की बार 400 पार, तो वो 240 पर अटक गए। तो उन्हें लगता है हमें जो कुछ भी करना 2029 से पहले ये जितने भी बड़े बड़े बिल लाने उनको फारिग कर दें, उसके बाद हम एक नई रणनीति के साथ 2029 का इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने जितने भी उन्हें बड़े बड़े बिल पास कराना है उसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत चाहिए। तो उसके लिए हमें संख्या चाहिए, नंबर बल चाहिए। तो बीजेपी के पास डायरेक्ट नहीं है, पूर्ण बहुमत है लेकिन 2/3 नहीं है, आधा है लेकिन 2/3 नहीं है। तो उसके लिए उन्हें क्षेत्रीय दलों के सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्हें अपने में शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहाँ लगता है कि भाई प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से वो राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष हैं या कहें जो मुख्य व्यक्ति है, अगर वो अपने मर्जी से बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो पार्टी बची रहेगी। जिस पार्टी ने विरोध किया कि भाई हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस पार्टी को छिन्न भिन्न बीजेपी कर देगी। इसके 2-4 एग्जाम्पल लाइव मिल चुके हैं। फिर चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, शिवसेना हो, बंगाल की टीएमसी हो, ठीक है, आम आदमी पार्टी हो, और बाकी बिहार में तो खेल ख़त्म कर दिया राजद का। तो सारा खेल यही है। बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो आने वाले सेशन में जो आपका जो मानसून सत्र आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी इनके बिल पेंडिंग पड़े हैं बड़े बड़े, उनको निपटाया जाए या उन्हें पास किया जाए। तो इसके लिए वो अपना साम दाम दंड भेद सब आजमा रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सांसद भ्रष्टाचारी है, कौन सा जो भी है, क्या उस पर आरोप लगे रहे। उन्हें सिर्फ नंबर चाहिए। अभी फ़िलहाल मोदी को नंबर की ज़रूरत है। ये सारा खेल नंबर्स का है। तो मोदी को नंबर चाहिए, क्योंकि नंबर से ही बिल पास होंगे। जब तक नंबर नहीं होंगे तो बिल पास नहीं होंगे। अगर कोई महाभ्रष्ट आदमी है या उस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं, अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है तो बीजेपी उसका सपोर्ट लेगी। ये बीजेपी की मजबूरी कहें या उसका कोई गेम प्लान कहें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने भी बड़े बड़े कानून हैं जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह दिमाग में खटक रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये है भाई पार्टी तोड़ने या टूटने का सच। नमस्कार, जय हिंद।